अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिसके बारे में ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए और लेमैन को तो बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर होंगे या कोई मेडिकल प्रोफेशनल होंगे तो ऑब्वियसली उनको तो पता है कि अगर स्नेक बाइट कर जाए तो आपने कैसे मैनेज करना है। लेकिन लेमैन की इंफॉर्मेशन के लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा स्नेक बाइट मैनेजमेंट। अगर आपको स्नेक कट कर जाए, बाइट कर जाए, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो स्नेक बाइट मैनेजमेंट के लिए हमारी क्या अप्रोच होती है? हमारी अप्रोच होती है राइट, RAGST, राइट। आर स्टैंड्स फॉर रीअश्योर। रीअश्योर कराना है हमने पेशेंट को। फिर उसके बाद हमने उसको इमोबिलाइज कराना है। फिर उसको हमने हॉस्पिटल लेके जाना है। GH स्टैंड फॉर गेट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। फिर हमने डॉक्टर को बताना है, टेल द डॉक्टर्स एनी सिम्टम्स दैट मैनिफेस्ट ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाते हुए जो भी सिम्टम्स अकर हुए पेशेंट के साथ, जो भी हुआ है, डॉक्टर्स को वैसे इन्फॉर्म कर देना है। फिर अब हम देख लेते हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रीअश्योर कैसे कराना है पेशेंट को। ठीक है, जैसे ही स्नेक बाइट करता है तो पर्सन जो है वो डर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो डर जाते हैं, उनको एनजाइटी होती है। जब एनजाइटी होती है, वो डर जाते हैं, तो एकदम से उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। जब उनका हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उनकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो जो स्नेक वेनम है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो इस पेशेंट को हमने रीअश्योर कराना है। हमने क्या रीअश्योर कराना है कि हमें हमें स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद ये है कि स्नेक दो तरह के होते हैं, नॉन वेनमस होते हैं और वेनमस होते हैं। जो ज़्यादा स्नेक हमारे पास होते हैं, सांप जो ज़्यादा स्नेक होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं। उनमें जहर होता ही नहीं है। अगर वो आपको काट दें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, नॉन वेनमस है 70%। लेकिन 30% जो है वो वेनमस है। ठीक है, अगर 30% चलो काट भी लिया वेनमस सांप ने, तो उनमें से भी 50-50 चांसेस होते हैं। मतलब 50-50 चांसेस का ये है कि एक तो उनका ड्राई बाइट होता है, लाइक वो अपना वेनम जो है इंजेक्ट नहीं करते आपकी बॉडी में। लेकिन अगर वो कर देते हैं इंजेक्ट, एक्चुअल बाइट जिसको कहते हैं, तो फिर इसका भी ट्रीटमेंट है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेनमस स्नेक के दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, एक हीमोटॉक्सिक होते हैं। हीमोटॉक्सिक का मतलब है जब ये काटेंगे तो आपकी ब्लीडिंग होगी, ये काटेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और हम्प्ड नोज वाइपर, ये तीनों आ जाते हैं हीमोटॉक्सिक में, और न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा और क्रेट आ जाते हैं। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है, वेनमस में और नॉन वेनमस में। वेनमस जो होते हैं वो यूजुअली मतलब ज़्यादातर रात को काटते हैं, नॉकटर्नल। अगर रात को आपको काटेगा तो वो वेनमस होगा। जो नॉन नॉन वेनमस भी हो सकता है रात को भी, लेकिन वेनमस हमेशा रात को होते हैं, नॉन वेनमस सुबह भी हो सकते हैं, रात को भी हो सकते हैं। हेड स्केल इनके स्मॉल होते हैं और इनके लार्ज होते हैं। बेली स्केल इनके वेनमस के लार्ज होते हैं और इनके स्मॉल होते हैं। टेल वेनमस की कंप्रेस्ड होती है और इनकी कंप्रेस्ड नहीं होती। फैंग्स इनके लॉन्ग होते हैं। फैंग मतलब जो डंग इनका होता है, इसका लॉन्ग होता है और इनका शॉर्ट होता है। बाइट मार्क इसनी फैंग्स के अकॉर्डिंग टू फैंग मार्क होंगे। और अगर जो नॉन वेनमस होंगे, अगर आपकी बॉडी में छोटे छोटे टीथ के मार्क हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर 2 मार्क हैं तो वो वेनमस होगा, अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो नॉन वेनमस होगा। ये हम देखने से ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने रीअश्योर कर दिया पेशेंट को कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आप ट्रीट हो जाओगी। वैसे तो वो नॉन वेनमस है, वेनमस सांप ने आपको काटा ही नहीं है। चले मान लेते हैं कि वेनमस सांप ने काटा है, तो भी इसका ट्रीटमेंट है। रीअश्योर करा दिया पेशेंट को। अब हमने कराना है उसको इमोबिलाइज। इमोबिलाइज अब हमने कैसे कराना है कि हमने उस पेशेंट ने ऐसे समझ लेना है कि उसकी जो बोन है ना, जो ज़्यादातर लिम्स में कर, या तो बाजू या हाथ में काटते हैं सांप, या टांगों और पाँव में, तो उसको बोलना है कि इसको इमोबिलाइज कर लो, इसको मूव नहीं कराना। उसको हम वॉक नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर वो वॉक करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन से उसका पूरी बॉडी में जल्दी फैल जाएगा। हमने टॉर्निकेट भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम टॉर्निकेट अप्लाई कर देंगे, लाइक ये बहुत कॉमन है कि कहते हैं कि अगर सांप आपको काट जाए तो आप जल्दी जल्दी उसको कपड़ा बांध दो, ताकि आपका पीछे को ना जाए ब्लड। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई आपकी नहीं जा रही होती, तो रुक जाती है। जहाँ पे रुक जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, जिस पार्ट में जहाँ पे स्नेक ने वेनम किया, बाइट किया होता है, स्नेक का वेनम होता है, तो वो उसमें इस्कीमिया के चांसेस होते हैं और फिर नेक्रोसिस हो जाता है। और दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। फिर उसके बाद उसको सक नहीं करना वुंड को, उससे आपके लिए नुकसान हो सकता है, लाइक आपकी डेथ हो सकती है। डोंट कट, वुंड को कट भी नहीं करना। ये हो गया हमारे पास, दो अप्रोचेज़ होगी। हमने रियोश्योर भी करा दिया, हमने पेशेंट को इमोबिलाइज भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हॉस्पिटल चले जाएंगे, जल्दी से उसको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल लेके जाएंगे जब हम, तब जितने भी सिम्टम्स रास्ते में होंगे हम सारे डॉक्टर को बताएंगे कि इनको लाइक ब्लीडिंग हुई है या जो भी सिम्टम्स हुए हैं। फिर अब हम हॉस्पिटल ले आए, अब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है,
पहले तो हमने ये बताया हुआ है कि टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना, लेकिन सपोज़ आपके पास कोई पेशेंट लेके आता है और उसको टॉर्निकेट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्हें नहीं पता था कि नहीं करना, उन्होंने किया हुआ है अप्लाई। तो फिर हमने उसको टॉर्निकेट को एकदम से कट नहीं करना, क्योंकि अगर हम एकदम से कट करेंगे तो वो एक्सटेंसिव ब्लड रुका हुआ था ना, वो एकदम से रश कर जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो एक्सटेंसिव स्प्रेड की वजह के लिए हम एकदम से नहीं करेंगे। जब वो एक्सटेंसिवली स्प्रेड करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा उस वेनम के साथ, तो डायफ्राम पैरालिसिस हो सकता है और सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन, जो कि अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ करवा देगा। तो हमने टोनिकेट को कट नहीं करना, लेकिन फिर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने बिल्कुल जो जहाँ पे टोनिकेट अप्लाई किया होगा ना, उसकी प्रॉक्सिमल, उसके थोड़ा सा ऊपर हमने बीपी कफ अप्लाई करना है। बीपी कफ अप्लाई करेंगे और उसको इतना प्रेशर देंगे जितने प्रेशर से टोर्निकेट उस पेशेंट की को बांधा हुआ है। फिर हम जो है अप्लाई करके उसके बाद हम वो जो रोप या जो भी टोर्निकेट उन्हें बांधा होगा उस टोर्निकेट को काट देंगे, और फिर हम लोग इस जो बीपी कफ है इसको ग्रेजुअली डिफ्लेट करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सर्कुलेट करे। ऐसा ऐसा करेगा, तब तक हम लोग साथ बाकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। पेन रिलीफ के लिए हम सबसे पहले पैरासीटामोल उनको दे देंगे, और जो मेन ट्रीटमेंट है वो है, उसका नाम है पॉलीवैलेंट एंटी वेनम एंटी स्नेक वेनम। पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम हम देते हैं। पॉलीवैलेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादा स्नेक जो बाइट अगर कर जाए तो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ हम्प्ड नोज़ वाइपर के लिए इनफेक्टिव होता है पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम। फिर हम 6 to 30 वाइल्स देते हैं। एक वाइल में हमारे पास इतनी सी एक वाइल होती है, उसके अंदर क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम। 6 to 30 वाइल्स लगती हैं अडल्ट के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, किसी को भी अगर वेनम स्नेक बाइट कर जाए तो सबको 6 to 30 वाइल्स लगेंगी। और अगर जैसे ही आपको सांप या स्नेक बाइट करता है, उसके आपको 4 घंटे के अंदर अंदर आपने ये पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम उसको लगा देना है। ऐसा नहीं है कि अगर 4 घंटे गुजर गए तो आपने कुछ नहीं करना, तब भी करना है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव यही है कि 4 घंटे के अंदर अंदर या 4 घंटे से पहले आपने उन्हें ये लगा देना है। फिर ये होता है कि जब हम उन्हें एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं तो उनको एनाफाइलेक्टिक शॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक ऑब्वियसली होता ही है एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग साथ साथ हाइड्रोकोर्टिसोन और फिनारिमीन भी देते हैं। लेकिन अगर ये देने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है तो हम उसको आईवी एड्रेनालिन देते हैं, और इसके साथ साथ हम नियोस्टिकमीन और वेंटिलेटर सपोर्ट भी देनी चाहिए। इट शुड बी गिवन to the patient. So that's it for today. Hope so you all guys get it.